जहां पर हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। सभी लोग संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार आप लोगों को अभी तक पढ़ाए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 12 से लेकर जो भी हमने पढ़ा है अब तक। पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 21 की बात कर रहे थे। तो जस्ट रिवाइज एंड रिकॉल वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल येट इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोग उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए एक बार। जो न्यू स्टूडेंट है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपका नाम? ठीक है। देखिएगा उपिंदर, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान एवं राज व्यवस्था, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अपने संविधान का भाग 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाग 3 को हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। अर्थात इस भाग में हमें भारत के राज्य क्षेत्र पर जो अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा उनका उल्लेख है, जिन्हें मूल अधिकार बोला जाता है। इस भाग 3 के अंतर्गत हमें अधिकार जो है भाग 3 से इतर भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार इधर ही हैं। भाग 3 के अलावा भी हमारे पास और अधिकार है, लेकिन जो भाग 3 के अंतर्गत अधिकार है वो हमारे मूल अधिकार है। और ये जो भाग है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से शुरू होता है ये, और अनुच्छेद 35 तक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे पास कुछ मूल अधिकार हैं, और वो मूल अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं ताकि हम लोगों का एक ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और स्टेट की पावर, राज्य की शक्ति सीमित हो। राज्य अर्थात आप ये समझिए अभी फिलहाल जो सरकार है, क्योंकि सरकार शक्तिशाली है, उसके पास प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है। तो राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए और नागरिकों के, हम लोगों के हितों की अभिवृद्धि के लिए, हम लोगों के विकास के लिए हमारे पास एक टूल है। वही क्या है? फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। आज इनकी संख्या 6 प्रकार की है। कितनी है? 6 प्रकार की। इनमें से एक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार, आपने सुना होगा, संपत्ति का अधिकार हमारे पास आज भी है। संपत्ति का अधिकार, ऐसा नहीं है कि संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है। संपत्ति का अधिकार है, लेकिन यह अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार आज के समय आपका कैसा अधिकार है? कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। यानी ये पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब ये भाग 3 में नहीं है। और जब भाग 3 में नहीं है लेकिन संविधान में कहीं और है, तो ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। आज ये 300A में है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। लेकिन आज ये क्या अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो जब ये मौलिक अधिकार नहीं है तो ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 1978 में। एक अमेंडमेंट हुआ था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके माध्यम से इसका नेचर चेंज हो गया। नेचर चेंज हो गया तो यानी फंडामेंटल राइट से हटके क्या बन गया? लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाय मोरारजी भाई देसाई गवर्नमेंट। तो फिर यहां पर संख्या जो मूल रूप से 7 थी वो कितनी हो गई? 6 प्रकार के मूल अधिकार। अब उन 6 प्रकारों के मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार हम लोगों ने पढ़ा वो है हमारा कौन सा? समता या समानता या इक्वालिटी का अधिकार, जो इन सबको पढ़ाया जा चुका है। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 का अध्ययन किया।
और काफी बड़ा विस्तृत 14 से मैंने लिखा है यहाँ पे कि पहली कैटेगरी का अधिकार क्या है, समता का अधिकार 14 से, जबकि मैंने पीछे लिखा था ये पूरा जो भाग है ये कहां से शुरू होता है, 12 से। यानी 12 और 13 में कुछ है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बाद हमारे अधिकार कहां से शुरू हुए, 14, 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन भाग कहां से शुरू हो रहा है, 12। यानी 12, 13 में क्या है वो समझने वाली बात है। फिर दूसरा यहां पर जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और बाकी सबको तो ये पता ही है, जो सब पढ़ रहे हैं उनको तो ये सबको पता होगा। ऐसा कोई बच्चा तो इस क्लास में होगा नहीं जिसको ये पता ही ना हो कि कौन सा अधिकार कहाँ है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है, मतलब जो इसके आर्टिकल है 18 तक यहां आ गया, 19, 20, 21, अब एक आर्टिकल जुड़ा 21 का और 22। इस प्रकार हमारे पास किस चीज के अधिकार हैं, किस चीज के किरण, स्वतंत्रता के अधिकार। और इनमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 19 का अध्ययन कर लिया, 21 का अध्ययन कर लिया, 21 का अध्ययन कर लिया। तो ये हमारे होते हैं राइट्स, और बाकी ये सारे हम पहले ही कर चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि 12 से लेकर और जहां तक हमने अध्ययन किया वहां पर क्या क्या है। तो आप सब लोग तैयार हैं, कर लिया आपने रिवीजन, बंद कीजिए अपनी कॉपीज, तुरंत बंद कीजिए, क्लोज योर कॉपीज। सबसे पहले मुझे बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, बताइए जल्दी। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो किस भाग के लिए लागू होती है, भाग 3 और भाग 4 के लिए। बहुत बढ़िया। भाग 4 के कौन से अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है, 36 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। 4 टर्म्स क्या है जो राज्य के अंतर्गत आती है, सभी लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जो बोलना चाहे, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले राज्य में क्या आता है भाई, भूलना नहीं है आपको, रिवीजन करते रहना है। राज्य के अंतर्गत आती है संघ सरकार और संघ की संसद, यानी कि भारत की विधायिका और भारत की सरकार। दूसरा, राज्य की सरकार और राज्य की विधायिका। फिर क्या था, स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी। और चौथी चीज क्या है, अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण। 4 शब्द आपसे याद नहीं रखे जा रहे हैं, 4 शब्द याद नहीं हो रहे हैं। क्या है राज्य में, अनुच्छेद 12 संघ, राज्य, स्थानीय। अब इतना दिमाग तो आप चलाएंगे ना कि सबसे पहले देश हो गया संघ, फिर राज्य, और नीचे आ गया स्थानीय, और ये हो गया अन्य। ये 4 शब्द याद रखने आपको, संघ, राज्य, स्थानीय, अन्य। संघ, राज्य, स्थानीय, अन्य। 4 बार बोलिए, संघ, राज्य, स्थानीय, अन्य, संघ, राज्य, स्थानीय, अन्य। 4 शब्द 4 बार बोलेंगे तो ही आपको याद होगा। इसमें क्या है, संघ का क्या, संघ की सरकार और संघ की विधायिका यानी संसद, राज्य की सरकार और राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका, विकास बोर्ड। अन्य प्राधिकरण, गेल, सेल, भेल, LIC, ये सब। यही तो है बस अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। हो जाएगा याद। 4 शब्द पे ध्यान देना है, संघ, राज्य, स्थानीय, अन्य। ठीक। प्रियंका, क्या न्यायपालिका को भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रखा जाता है, किरण, न्यायपालिका भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है? क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका भी आ रही है, विधायिका भी आ रही है। क्या न्यायपालिका भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रखी जाती है, हाँ या नहीं? नहीं, आप बताइए। नहीं, पीछे है, न्यायपालिका 13 में आती है। वो बात नहीं कर रहे हम ये बोल रहे हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को भी रखा जाता है? हाँ, हाँ भाई आयुष, नहीं। देखिए, न्यायपालिका, भाई राज्य हमारे अधिकारों का हनन कर सकता है ना, तो उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या है, न्यायपालिका है। क्या न्यायपालिका भी अधिकारों का हनन कर सकती है?
क्या न्यायपालिका के ऊपर तो सुरक्षा का दायित्व है कि अगर ये या ये या ये या ये हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें इनसे बचाएगा कौन? हमारे अधिकारों को लागू करवाएगा कौन? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के ऊपर तो खुद एक जिम्मेदारी है, लेकिन न्यायपालिका के भी दो प्रकार के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो वो है जो उसका मूल फंक्शन है, यानी न्याय का कार्य करना। किसी मामले की सुनवाई चल रही है, किसी विषय की सुनवाई चल रही है, सबूत गवाह तमाम चीजें पेश हो रही है, राज्य ने किसी के अधिकार का क्या क्या लिया? हनन कर लिया। अब एक तरफ राज्य है, एक तरफ व्यक्ति है, उनके अधिकारों को लेकर, राज्य की कार्रवाई को लेकर न्यायपालिका किसी मामले को सुन रही है। तो ये तो क्या हो गया आयुष, जो उसका बेसिक कार्य है न्यायपालिका का। लेकिन न्यायपालिका का एक कार्य प्रशासनिक भी तो है। प्रशासनिक मतलब जैसे आप देखते हो जुडिशरी अपने बहुत सारे जो काम है, जैसे वहां अपॉइंटमेंट्स होती हैं और कोई एम्प्लॉयमेंट आता है, तो कई जगह आप देखते हो न्यायपालिका अपने पेपर खुद करवाती है। जो कोर्ट का स्टाफ होता है उनकी नियुक्ति, उनकी भर्ती न्यायपालिका। अब वो कैसा कार्य हो गया न्यायपालिका का? प्रशासनिक। क्या न्यायपालिका वहां भेदभाव कर सकती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर? नहीं। यहां पर न्यायपालिका किस रूप में आ गई? प्रशासनिक रूप में। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई त्रुटि हो जाए न्यायपालिका से, यहां पर कोई गलती हो जाए, तो फिर तो न्यायपालिका को किन्हीं मामलों में राज्य में कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज जनरली न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती। तो यह ध्यान रखना है आपको, न्यायपालिका पहली दृष्टि में राज्य की में नहीं आती, लेकिन न्यायपालिका के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक उसका जो सामान्य कार्य है, मौलिक कार्य है। मौलिक कार्य अर्थात न्याय करना, मामलों को सुनना। तो वो तो एक बेसिक, उसको तो आप नहीं रख सकते उसमें, क्योंकि वो तो कार्य ही इनके विपरीत कर रही है। लेकिन एक कार्य अगर जो यहां पर है, प्रशासनिक कार्य, उसमें किन्हीं मामलों में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई उल्लंघन होता है अधिकार का, तो वहां पर जवाबदेही बन जाती है। यह है अनुच्छेद 12। फिर अनुच्छेद 13 बताइए आप फटाफट से, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 13 में क्या है? हाथ खड़ा कीजिए जिसको अनुच्छेद 13 की परिभाषा पता है। डंडा कहां गया? आज डंडा लाना पड़ेगा। अनुच्छेद 13 की पेपर आ रहा है पास और अनुच्छेद 13 भूल गए? कानून, क्या कानून? ठीक है। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में विधि है सर, विधि। विधि की परिभाषा, यानी विधि क्या है? विधि दो प्रकार की, संविधान पूर्व, संविधान पूर्व और संविधान बाद। यानी संविधान के लागू होने से पहले और संविधान के लागू होने के बाद की विधियां, उनकी स्थिति, उनकी वैलिडिटी, उसको लेकर। साथ ही साथ विधि शब्द भी परिभाषित किया गया है, और साथ ही साथ इस अनुच्छेद में पुनर्वालोकन की शक्ति भी न्यायपालिका के पास है। अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है किरण, तो हम लोग किस अनुच्छेद के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? सीधा सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? है? क्यों याद क्यों नहीं है भाई? आप लोग पढ़ाई को क्या सीरियस नहीं ले रहे हैं? 32 कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और अगर हम न्यायपालिका जाना चाहें तो किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? पीछे आप बताइए। हाई कोर्ट में। किस अनुच्छेद के तहत? न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट है यहां पे। आप मत बोलिए, आप बताइए। वेरी गुड, 226। इनमें से कौन सा अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट जाना, न्याय यहां जाना हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, ये सब अनुच्छेद 13 में हमें बताया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन, प्रियंका, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है? अच्छा, ये होता है न्यायिक पुनर्वालोकन? कुछ भी बोल रहे हो आप। मीनू, मीनू, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है? मीनू, ऑनलाइन क्लास में जो बैठी है मीनू। जी सर। हाँ, क्या होता है न्यायिक पुनर्वालोकन? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू?
अंजू जी, क्या होता है न्यायिक पुनर्वालोकन? सर, न्यायिक पुनर्वालोकन न्यायालय की वो शक्ति है जिसके बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है, वो सही है या नहीं है। ठीक ठीक। और कोई? शुभम कठैत, ये तो अच्छा लड़का है, शुभम कठैत समझदार है। बताइए न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? सर, हाँ, पुनर्वालोकन का तो अर्थ वो भी हुआ कि किसी चीज को दोबारा रीथिंक करना। रीथिंक करना। ठीक। जी। हाँ भाई, इस क्लास में कोई बताना चाहेगा? जब हम ये बोलते हैं किसी भी कानून की वहां पर समीक्षा होगी, समीक्षा बोले चाहे पुनर्वालोकन बोले, समीक्षा अधिकारी बनते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू ऑफिसर, आरओ, रिव्यू। और यहां पर है समीक्षा। समीक्षा मतलब पुनः चेक करना, अवलोकन करना, शब्द से ही क्लियर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कानून की। किसकी होगी न्यायिक समीक्षा? कानून की। और कानून यानी विधि, और उस विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? वो 8 एलिमेंट, यानी उन सबकी क्या हो सकती है? समीक्षा। जिसमें कोई कस्टम भी हो सकता है, रूढ़ी, प्रथा, वो सब की समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब यह होता है कि न्यायपालिका, खासकर उच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका का नाम ध्यान रखिएगा आप। उच्च न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिला के बनती है उच्च न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के द्वारा किसी भी विधि की समीक्षा की जा सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अगर वो विधि संविधान के अनुरूप है, संविधान की भावना के अनुरूप है, भाग 3 के अनुरूप है, और आज के समय तो हम बोले अगर वो बुनियादी ढांचे के अनुरूप है, संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरूप है, तो वो विधि मान्य होगी, वैलिड होगी। अगर ऐसा नहीं है तो उस विधि को क्या किया जा सकता है? निरस्त किया जा, काबिले निरस्त किया जा सकता है, प्रभावहीन किया जा सकता है, उसका प्रभाव शून्य किया जा सकता है, शून्य। आप आयुष, आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जब संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायपालिका द्वारा शून्य करार दे दिया गया हो। हम्म? हाँ, आप बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड शून्य करार दे दिया, और कोई मामला? विधि में क्या है? क्या इस विधि में, ध्यान से सुनिए, क्या इस विधि में संसद द्वारा बनाया गया कानून है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भी है? कोई विधियां चैलेंज हुई है, पार्लियामेंट की कोई विधियां चैलेंज हुई है हाल ही में? बहुत सारी विधियां चैलेंज हुई है। जैसे सीएए कानून चैलेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना चैलेंज हुआ है, बहुत से मामले चैलेंज हुए हैं। क्या इनको निरस्त किया गया कोर्ट द्वारा? भाई 370 जो संसद ने हटाया, उस प्रक्रिया को सही माना, कोर्ट ने उसे वैलिड करार दे दिया। सीए कानून को आप देख रहे हो, सीए कानून चल रहा है, नोटिफाई भी हो गया। अब आप ये समझिए, कोई ऐसी विधि जो चल रही हो और जिसको कोर्ट ने काबिले निरस्त करार दिया हो, वो विधि पुरानी भी हो सकता है वो बहुत लंबे समय से चलती रही हो। याद कीजिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का धारा 377, इसे काबिले निरस्त करार दिया गया है। सेम सेक्स रिलेशंस, जो पहले एलजीबीटी, इनके सेम सेक्स, पहले हमारे देश में अपराध था ना, समलैंगिक होना एक अपराध की श्रेणी में आता था। अभी सर, क्या मैरिज के बारे में बोला जा सकता है सर? एक सेकेंड, अभी समलैंगिक होना अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन समलैंगिकों को शादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन साथ रहने का अधिकार तो है। तो 377 ये विधि प्रवत विधि थी ये। कब से चल रही थी ये? 1860, भारतीय दंड संहिता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या दिया? क्या किया? अमान्य करार दिया। तो आप समझिए, कोई विधि चल रही हो, चाहे वो विधि लिखी हुई हो, चाहे वो ऑर्डर हो, रेगुलेशन हो, ऑर्डिनेंस, कुछ भी, वो सब क्या है? विधि के अंतर्गत आता है, जो 8 मैंने टर्म्स आपको बता रखी हैं। अब मेरा प्रश्न है, क्या इस विधि में संविधान संशोधन भी आता है? हाँ भाई आयुष, क्या उस विधि में संविधान संशोधन लिखा हुआ था कहीं? संविधान संशोधन 368 के तहत होता है, क्या लिखा हुआ था कहीं?
यानी क्या संविधान संशोधन को चैलेंज नहीं किया जा सकता? संविधान संशोधन को चैलेंज नहीं किया जा सकता? सोचिए, बात समझ भी रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई विधि है और वो बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, तो उस विधि को न्यायपालिका अगर गलत पाती है, उल्लंघन पाती है, तो उसे निरस्त कर देगी। उस विधि के अंतर्गत 8 चीजें आ रही हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या उस विधि में संविधान संशोधन आता है? तो वहां संविधान संशोधन लिखा नहीं है। यानी क्या सरकार संविधान संशोधन करके बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ कर सकती है कि हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है? क्योंकि विधि चैलेंज होगी, पर विधि में संविधान संशोधन लिखा ही नहीं है। तो क्या संविधान संशोधन चैलेंज नहीं हो सकता? बताइए। हाँ, आप बताइए, आपका क्या मानना है? सीमा जी का क्या मानना है? राम बहादुर जी का क्या मानना है? शुभम कटहत का क्या मानना है? क्या संविधान संशोधन चैलेंज नहीं हो सकता? सर हो सकता है। पहली बात तो अगर कोई ये पूछे कि क्या अनुच्छेद 13 के तहत विधि में संविधान संशोधन भी आता है, तो कतई नहीं आता, कतई नहीं आता। इसीलिए संविधान संशोधन कर करके ही संसद ने बहुत सारी चीजें जोड़ी। अब क्या संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि विधि चैलेंज हो सकती है, संविधान संशोधन चैलेंज नहीं हो सकता क्या? और अगर नहीं हो सकता तो फिर तो संसद कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी संविधान संशोधन के माध्यम से। न्यायपालिका की शक्ति अगर सीमित हो जाएगी, तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है, संविधान संशोधन भी चैलेंज किया जा सकता है। और आपके पास सामने सामने आप पूरा का पूरा संविधान संशोधन क्या किया जा चुका है? निरस्त किया जा चुका है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, आप लोग भूल जाते हैं, आपकी कमी है। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014-15 का, इसको मोदी सरकार लाई थी। इस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, शून्य कर दिया। जिसे आप बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक। हमारे देश में न्यायपालिका, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस जो अपॉइंट होते हैं, आप देखते हैं कोलेजियम सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कोलेजियम व्यवस्था। उस कोलेजियम व्यवस्था के जगह एक नई व्यवस्था लाई जा रही थी, जिसे बोलते हैं एनजेक, राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। 99वां संशोधन हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार आई थी 2014 में, और 2015 में ये कानून आया, 14 में, 15 में इसे क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? निरस्त कर दिया। संविधान में बकायदा संशोधन हो गया था, आर्टिकल्स जोड़ दिए गए थे, पूरा का पूरा राष्ट्रपति का दोनों सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन हो गया। सब कुछ होने के बाद जब न्यायपालिका में चैलेंज हुआ, न्यायपालिका ने इसे शून्य करार दे दिया। शून्य करार दे दिया तो यह प्रभावहीन हो गया। आज भी जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है? कोलिजियम के माध्यम से हो रही है। अगर यह शून्य करार ना दिया गया होता, अगर यह चल रहा होता, तो आज जज कोलिजियम व्यवस्था से ना आते। तो आप देखिए, आपके सामने कितना बड़ा प्रमाण है कि 124वां संविधान संशोधन पूरी तरह क्या हो गया? अब ऐसे ही 42वां संविधान संशोधन देखिए, 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन खारिज नहीं हुआ। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी ने उसमें यह कर दिया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल, विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल। आज कितना साल होता है? आज कितना होता है? 5 साल। यानी कि दोबारा से उनको कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे 42वें संविधान संशोधन के जो कोर्ट को सही नहीं लगे, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बहुत सी चीजें थी जो आज भी चल रही हैं, बहुत सी चीजें थी जो आज भी चल रही हैं। आपने वो पढ़ा था ना, प्रियम्बल, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, याद है? वो तो आज भी है, वो तो नहीं हटे। फंडामेंटल ड्यूटी, वो तो आज भी है, वो तो नहीं हटी। कुछ जो चीजें ऐसी लगी जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, उन्हें हटा दिया। यानी किसी संशोधन से उसे पूरा भी खारिज किया जा सकता है, उसके कुछ क्लॉज को खारिज किया जा सकता है, कुछ रखे जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी, क्या सही है क्या गलत है। आ रही है बात समझ में? दिमाग खोल के पढ़ना है भाई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 भी हुआ, 13 भी हुआ। हाँ भाई किरण, अनुच्छेद 14 में क्या? आप जल्दी से बताओ मुझे, 14 में क्या है? समता का अधिकार। क्या है समता का अधिकार? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 आ गई थी आप? अनुच्छेद 15 में है? अच्छा, 19 से आई आप पीछे। अनुच्छेद 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 आधार क्या है भाई वो प्रियंका?
कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 16 पीछे, लोक नियोजन में अफसर की समानता, कितने आधार, आधार कितने यहाँ 7। अधिकार किसको है, नागरिकों को या सबको, नागरिकों को। 7 आधार में 2 आधार और कौन से जुड़ गए, डिसेंट और रेजिडेंस, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 17 अस्पृश्यता का अंत। कैसी अस्पृश्यता, किसी भी प्रकार की, राज्य या प्राइवेट लोग भी नहीं कर सकते, कोई नहीं। 18 अनुच्छेद 18, यस, कौन सी उपाधियां छोड़ के, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अनुच्छेद 19 आ गई थी आप, अनुच्छेद 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की, 19(1) में है ये, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, और कोई संघ, समिति, संगठन, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, और भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास की, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, और कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, ट्रेड करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 ABCDE F हटा के G, याद है। फिर बाकी 2, 3, 4, 5 उसमें क्या है, उसका क्या है, अपवाद है, कहां कहां पे लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है भाई, 21 में है सबको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सबको मिली है कि नहीं मिली है, जरा बता सकते हैं क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पढ़ाई थी नहीं पूरी, तब किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क में प्रियंका क्या है, किरण क्या है, शिक्षा का अधिकार। कितने से कितने साल के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। मैडम, इस संबंध में कानून संसद ने कब बनाया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया संसद ने, बताया उस दिन, बताया था। इसको कानून बनाया, लागू किया गया 2009 में, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार कानून 6 से 14 साल तक के, उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही है, 6 से 14 साल तक के। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया पीछे, 86, वेरी गुड, 86वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। तो यहां तक का सबको क्लियर हो गया। और अगर अभी तक आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। हाँ, वो समझा दूंगा मैं दोबारा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद 19 और 21 अब लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं आधे घंटे से समझाता ही जा रहा हूं आपको, और आप लोग पुरानी बातों को ही भूलते जा रहे हैं, क्या फायदा। लिखिए, अब सबसे पहले आ जाइए अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20। पहले दोनों अनुच्छेद लिखेंगे अभी हम 15-20 मिनट तक। आर्टिकल 20 हेडिंग डालिए सभी लोग। भाई तुम मेरी पूरी मेहनत खराब क्यों करते हो, इतनी बार बार रिपीट कराता हूं, याद क्यों नहीं करते। वरना मेरा क्या जाता है, मैं तो आगे आगे बढ़ता जाऊंगा अनुच्छेद में, नुकसान इतना कौन पीछे पड़ रहेगा, केवल इसलिए कि आप लोग याद करें। वरना मेरे को क्या, मेरे को तो पढ़ाने का पैसा मिलता है, मैं आऊंगा जाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं जो बच्चा मेरे से पढ़ा है, मेरी क्लास में बैठता है, उसको आना चाहिए कुछ। पेपर निकलना ना निकलना वो आगे की बात है, पर कुछ नॉलेज तो हो, समाज में 4 लोगों के बीच में बैठे हो, कुछ बात तो कर पाओ। अब बोले कौन पढ़ा रहा है, अभिलाष सर पढ़ा रहे हैं, थपलियाल सर पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है पता नहीं, अनुच्छेद 14 में क्या है पता नहीं, तो बेइज्जती तो मेरी है। चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, ध्यान से लिखना, एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि
के संबंध में दोष, दोष होता है बेटा दोष, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये नाम हो गया, हेडिंग हो गई। अब लिखो बच्चे, अनुच्छेद 20 का संबंध, अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि, अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि डैश राज्य किसी व्यक्ति को, इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से या मनमाने ढंग से, राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से दंडित ना कर सके, मनमाने ढंग से दंडित ना कर सके। ठीक है, यहां पर अंडरलाइन कीजिए, किसी व्यक्ति, अर्थात चाहे वह भारतीय नागरिक हो या ना हो, यानी विदेशी नागरिक हो, उसको भी यह अधिकार प्राप्त है। अब लिखिए, इसके अंतर्गत तीन खंड है। तीन खंड है, ठीक है, तीन खंड है। 1 2 3 करके लिखना है। पहले नंबर पे लिखना है भूतलक्षी, भूतलक्षी, सर भूतलक्षी, भूतलक्षी, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियां, दांडिक मतलब दंड वाली, दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, अभी समझाऊंगा क्या है, पहले लिखिए आप। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, ये पहली पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें लिखना है, ये हेडिंग थी पहले वाले की, अब उसके अंदर लिखना है किसी कानून को, किसी कानून को भूतकालीन, भूतकालीन समझ है ना, पास्ट, भूतकाल किसे बोलते हैं, जो बीता हुआ समय है। किसी कानून को भूतकालीन प्रभाव तिथि से, किसी कानून को भूतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, भूतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है, पूर्ण विराम। इसके अंतर्गत यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। हाँ, नहीं नहीं, इसी में चल रहा है अभी, अभी ये इसी में चल रहा है, भूतलक्षी वाले में, भूतलक्षी दांडिक विधियों के अंतर्गत चल, हाँ अंदर के पॉइंट्स है उसके। यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, कौमा, जब तक, जब तक, जब तक कि उसने, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय,
जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, कॉमा, किसी प्रवृत्त विधि का, प्रवृत्त मतलब चल रही है जो विधि, लागू विधि है, किसी प्रवृत्त विधि का, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया। जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, अल्प विराम यानी कॉमा, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, अतिक्रमण नहीं किया, पूर्ण विराम। ये तो हो गया इसका अनुच्छेद 20 का पहला खंड। अब दूसरा खंड लिखिए, दोहरे दंड से संरक्षण, उसकी हेडिंग है दूसरे वाले की, दोहरे दंड से संरक्षण। ऐसा लिख सकते हैं ना, पहले वाले को लिखा था 20(1) भूतलक्षी प्रभाव वाली, अब इसको कर दो 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट लिखने, पहले हेडिंग डालिए दोहरे दंड से संरक्षण। लिखो, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित, अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विराम। सेकंड पॉइंट, यह निषेध, यह निषेध किसका, 20(2) का, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड। यह निषेध किसी, यह निषेध किसी, निषेध समझते हो ना, निषेध मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, रोकना। यह निषेध, यह निषेध, मैंने क्या बोल दिया, किसी, किसी को काटो, केवल, यह निषेध केवल, किसी नहीं, केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। विभागीय, विभागीय व प्रशासनिक दंड, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। ठीक हो गया। अनुच्छेद 20 के 2 के भी 2 पॉइंट हो गए। अब आइए अनुच्छेद 20 का 3, 20 का 3, उसकी हेडिंग लिखिए, अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। यह है अनुच्छेद 20 का तीसरा हेडिंग, यानी 20(1), 20(2), 20(3). अब इस 20(3) के अंदर भी 3 पॉइंट हैं। पहला, 3 शर्तें इसमें। पहला, आपराधिक कृत्य के मामले में, अपराध 20(3) के अंतर्गत है। अब हम आपराधिक कृत्य के मामले में, आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो। सेकंड पॉइंट, अभियुक्त बनाया गया, लिख दिया। सेकंड पॉइंट, विचारण की प्रक्रिया में, विचारण की प्रक्रिया में, विचारण की प्रक्रिया में
उसे विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, बाध्य फोर्स किया गया हो। थर्ड पॉइंट, 3 शर्तें हैं ये। थर्ड, उसे अपने ही विरुद्ध उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो। ठीक है, 3 शर्तें हो गई, लिख देना। या उपयुक्त 3 शर्तें हैं, लास्ट में लिख देना, या उपयुक्त 3 शर्तें। अब जरा पढ़ना इनको, अनुच्छेद जो 20 लिखा है आपने, इसको पढ़िए जरा, और क्या समझ आ रहा है आपको ये देखिए। इस अनुच्छेद का अध्ययन कीजिए, इसमें 3 बातें हैं और 3 बातों के अंतर्गत बातें हैं, तो उसको जरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 20 का अध्ययन कीजिए, क्या क्या समझ में आ रहा है आपको उसको प्रयास कीजिए। और पिछले साल जिसने पढ़ा था उसको याद होगा, 3 बातें बताई थी मैंने। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद आ रहा है कुछ? ये नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, अब हम जरा इसको डिकोड करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमने आपको बोला, पहले वाली में बात क्या आ रही है, सबसे पहली बात तो ये है अपराध के संबंध में, ठीक है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम। हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार कब हो सकता है, या हमारी स्वतंत्रता कब छीनी जा सकती है, अगर हमने किसी विधि का, प्रवृत्त विधि का, जो विधि चल रही है उसका अतिक्रमण या उल्लंघन किया है, यानी वायलेशन ऑफ लॉ। अगर आप कानून तोड़ते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं, तो दैट इज अ क्राइम। और अगर वो, अब क्राइम भी अलग अलग लेवल का हो सकता है, अगर वो क्राइम है तो क्राइम के लिए डिटरमाइन है पनिशमेंट, दंड। हमें समाज में एक प्रक्रिया बनानी है, समाज में क्या है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। तो सभ्य समाज के निर्माण से आशय क्या है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको हमने क्या घोषित कर दिया है, उसको हमने अपराध घोषित किया है। और अगर वो अपराध है तो उस अपराध को किसी विधि के द्वारा बताया गया है कि फलाना फलाना फलानी चीज अपराध है, और इस अपराध को करने पर अधिकतम इतनी सजा दी जा सकती है।
तो यहां पर दो लोग इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो हो गए जो व्यक्ति आपको उस अपराध का करने पर यानी उस कानून को तोड़ने पर पकड़ेगा, अर्थात पुलिस। पुलिस किसका पार्ट है? स्टेट का पार्ट है कि नहीं है? राज्य है, कार्यपालिका का पार्ट है। दूसरा हो गया न्यायालय। न्यायालय क्या है? जो आपके न्याय करेगा, आपके साथ न्याय करेगा। अर्थात कि अगर आपने अपराध किया है और आपको पकड़ा गया है, पुलिस कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने सही सबूत, सही गवाह प्रस्तुत करती है, तो फिर न्यायालय आपको विधि के अनुसार, अब विधि बनाई किसने है? विधि बनाई है संसद ने, विधानमंडल ने, उसके अनुसार आपको दंड देगी। और मान लीजिए अगर आपने अपराध नहीं किया, कई बार किसी को फालतू भी फंसाया जा सकता है, वैसे भी पकड़ा जा सकता है, तो फिर न्यायालय आपको क्या करेगा? मुक्त कर देगा। न्यायालय आपको स्टेट के एक्शन से क्या कर देगा? फ्री कर देगा। तो यहां पर आप बात क्या समझ रहे हैं? यहां पे कितनी कितनी भूमिकाएं आ गई। पहली चीज तो हमें समझना है कि अपराध क्या है। अपराध अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो समाज में सही नहीं मानी गई, तो उसको हमने क्या बोल दिया? अपराध। लेकिन अपराध मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा। अपराध, किसी चीज को अपराध घोषित करना नहीं करना है किसका काम है? राज्य का। उसको अपराध घोषित करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। उसका करने पर, जैसे मान लीजिए 3 तलाक है, 3 तलाक ये अपराध है कि नहीं, ये आप और मैं तो नहीं बोल सकते ये अपराध है या नहीं। संसद ने इसको अपराध समझ, पहले कोर्ट ने बोला अपराध है, यानी ये करना है तो दंड मिलेगा इसके लिए। तो संसद ने 3 तलाक के ऊपर क्या बना दिया? विधि बना दी। विधि में क्या है कि अगर आप इसका अतिक्रमण करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्राइम माना जाएगा इसको, और इसके लिए दंड मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है यानी विधि तोड़ता है, उसे दंड मिलेगा, तो उसको पकड़ेगा कौन? पुलिस। लेकिन पुलिस पकड़ के अपने पास ही, पुलिस थोड़ा न्याय करेगी। न्याय करने के लिए क्या है? न्यायपालिका है, न्यायालय में जाएगा मामला। तो सारे एलिमेंट आ गए, नहीं आ गए? अब जो विधि होती है, विधि, कानून, कानून 2 प्रकार से होता है। देखिए विधि, ये ध्यान से समझना है आपको। विधि अभी केवल देखिए, तब बाद में लिख लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। विधि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य विधि, जो आपकी होती है क्रिमिनल लॉ। एक होता है आपका सिविल लॉ, सिविल लॉ। एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ इन्हें बोलते हैं दीवानी, दीवानी कानून। क्या बोलते हैं बच्चे? और क्रिमिनल लॉ क्या होता है? आपराधिक या फौजदारी कानून। आयुष, ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? अभी किसकी बात हो रही है, क्रिमिनल या सिविल की? क्रिमिनल, आपराधिक कानून। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई। आ रही है बात समझ में? कानून 2 प्रकार के हो गए, सिविल और क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल में अंतर क्या है? जमीन जायदाद वाले मामले जो है वो किस में आएंगे? सिविल में। अगर मान लीजिए किसी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया जिसे आप बोलते हैं, रेप हो गया, यानी कि कोई दुष्कर्म हुआ, ये सब किस में आते हैं? क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब जब क्राइम की इंटेंसिटी इस तरह की होती है जहां पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर जान माल का हमला हो गया है, वो क्रिमिनल कंटेंट हो जाएगा। और कोई कोई मामले सिविल और क्रिमिनल दोनों होते हैं, कि 2 भाई जमीन के लिए आपस में लड़ रहे थे, तभी एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पे रॉड मार दी, तो मामला सिविल था, और सिविल होते होते क्या हो गया? वो क्रिमिनल भी हो गया। उसे रॉड मार दी, वो बेहोश हो गया, उसका खून निकल गया, तो ये क्रिमिनल भी हो जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उस पर चार्ज लग सकता है। अब सिविल और क्रिमिनल 2 तरह के लॉ होते हैं। भाई अगर तुम रोड में चल रहे हो और वहां लिखा है कि इस पार्क से फूल नहीं तोड़ना, वो नहीं तोड़ना, कानून तुमने तोड़ दिया, और किसी सार्वजनिक जगह में तुम बैठे हुए हो और वहां पर तुमने क्या कर दिया? सार्वजनिक पार्क में बैठे हुए और तुमने किसी को पकड़ लिया, किस कर दिया, तो ये कानून के उल्लंघन है। लेकिन तुमने पकड़ के उसको थप्पड़ थप्पड़ मार दिए और उसको गोली मार दी, तो ये क्रिमिनल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो सिविल और क्रिमिनल में अंतर क्या है? तो अब हम किसके कानून की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कानून की, क्रिमिनल लॉ। अब देखिए एक एक करके, सिविल और क्रिमिनल 2 आइडेंटिफाई कर लिए, 2 तरीके से और आइडेंटिफाई करेंगे इसको बेटे। पहला, एक होते हैं कौन से कानून? भूतलक्षी, जिसको आपने लिखा जब आप बोल रहे थे क्या है भूतलक्षी। भूतलक्षी। एक होते हैं भविष्यलक्षी।
भूतलक्षी मतलब जो कानून पीछे से लागू कराया जा सके। मतलब कानून है 2024 में बना रहे, 2024 चल रहा है, हम कानून बना रहे 2024 में। आज तारीख क्या है बच्चे? 20। मैंने 20 मई 2024 को कानून बनाया और इस कानून के तहत मान लीजिए किसी चीज को अपराध घोषित कर दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल, इसको दिल में मत ले। मैंने आज से अपराध घोषित कर दिया कि क्लास में हंसना अपराध है, तो ये कानून मैंने आज बनाया और ये कानून कब से लागू हो गया? आज से। लेकिन मैं बोल दूं कि ये 20 मई 2024 से नहीं, ये 20 मई 2023 से लागू होगा। यानी अब पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी और पिछले साल कौन कौन हंसा, पिछले साल से अब तक। इसका प्रभाव क्या हो गया कानून का? कानून बन आज रहा है लेकिन इसका प्रभाव कहां जा रहा है? पीछे। इसे बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव वाला। क्या बोलते हैं? भूतलक्षी। भूतलक्षी समझ रहे हैं ना? आप कानून प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं, किसी चीज को आज आप अपराध घोषित कर रहे हैं, किसी चीज को आज आप क्या कर रहे हैं? अपराध घोषित करते हैं। अब मान लीजिए आज के समय अपराध नहीं है, आज के समय अपराध नहीं है। अब मान लीजिए आप रोड में हैं, कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं और एक शराब की बोतल लेके आप नाच रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, ठीक है ना, ये अपराध अभी नहीं है। मान लीजिए आज ही संसद ने कानून बना दिया कि अब से कोई ऐसे बोतल लेके नाचेगा, यह अपराध माना जाएगा, 6 महीने की जेल होगी, इतना जुर्माना होगा। अब ये कानून आज बना, अब संसद एक डेट नोटिफाई करती है कि ये कानून लागू हो जाएगा, कि आज कानून बना 20 मई को, 22 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन किए, हम बोले कि 1 जून से लागू होगा, 1 जून 2024 को। अब मान लीजिए आयुष ने जनवरी में काम कर दिया 2024 में। अब अगर हम इसे पीछे से लागू करें, अब संसद बोले कि भाई ये 1 साल पहले से लागू होगा, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? सोचिए, दिक्कत आएगी। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कानून जो बनता है, और खासकर बात किसकी हो रही है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? कानून की बात हो रही है, क्रिमिनल की, सिविल की बात नहीं हो रही है। क्रिमिनल कानून कभी भी पीछे से लागू नहीं हो सकता। पीछे से लागू मतलब पीछे की डेट से लागू नहीं हो सकता। जो चीज आज अपराध है, आज अपराध है कि आप हेलमेट पहनकर चल रहे हैं और आप गाड़ी में चला रहे हैं, टू व्हीलर, हेलमेट नहीं पहना है आपने, तो ये आज अपराध है, आज आपको इसके लिए जुर्माना होगा, दंड मिलेगा, जो भी होगा। लेकिन मान लीजिए हम बोले कि आज हम कानून बना रहे हैं कि दोनों को, आगे जो पिलियन ड्राइवर और पीछे वाले के लिए ये कंपलसरी है, कानून है ये, कि इनको हेलमेट पहनना है दोनों को, और दोनों नहीं पहनेंगे तो इसे अपराध माना जाएगा। लेकिन हम बोल दें ये कानून लागू होगा कब से? पिछले साल से या 2022 से। अब 2022 से तो तब से कितने लोगों ने नहीं पहना होगा? तो अगर हम इसे पीछे से लागू करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? लागू कब से होना चाहिए कानून? जब बन गया, लोग अवेयर हुए, टाइम दिया जाता है ना, टाइम दिया जाता है, आज से आपको पता लग गया ये अपराध है और अब इसको आगे से इतनी तारीख से ये अपराध माना जाएगा। अब किसी ने बेचारे ने 2021 में हेलमेट नहीं पहना था, उसके पीछे बैठा हुआ और उसको पकड़ रहे हैं, उसका जुर्माना कर रहे हैं, तो क्या ये चीज वैलिड मानी जाएगी? नहीं। तो याद रखिए, क्रिमिनल लॉ में हमेशा क्या होता है? कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं। अब पढ़िए अपना क्या लिखा है आपने, देखो, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। आया समझ में? यानी दांडिक विधियां, ये वाली क्रिमिनल विधियां जिनमें दंड मिलने वाली बात है, उसका भूतलक्षी प्रभाव रोका गया है। वरना राज्य तो किसी से खुंदक निकालने के लिए कोई आज कानून बना दे और बोले ये 5 साल पीछे से लागू होगा, अब 5 साल पीछे से पकड़ते रहेंगे हम लोगों को और उन्हें दंड देते रहेंगे? नहीं, आज कानून बना, कानून में एक डेट नोटिफाई होगी, आज से ये चीज अपराध है, अब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको उसके अनुसार दंड दिया जाएगा। तो लिखिए, पढ़िए, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, यानी कि यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। यानी किसी कानून को आप अतीतकालीन तिथि से लागू नहीं कर सकते। कैसे कानून को? सिविल या क्रिमिनल? क्रिमिनल। किसकी बात हो रही है बच्चे? क्रिमिनल लॉ की। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मान लीजिए प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण किया है, मतलब आज कोई पार्टी करना, बॉटल पकड़ के नाचना अपराध नहीं है। कल के दिन, इस तारीख को, आज 20 मई है, 20 मई के बाद यह अपराध बन गया, तो किसी व्यक्ति को हमने, उसने 18 को किया, 17 को किया, 16 को किया, उसने अगर वो कृत्य तब किया जो तब तो अपराध नहीं था, आज अपराध है, तो उसको तब के कृत्य के लिए आज पकड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसे सजा दी जा सकती। आगे पहला बोला, जब तक कि उसने कोई प्रवृत्त विधि मतलब उस समय तो वो विधि नहीं थी ना, उस समय तो कानून नहीं था, उस समय वो अपराध नहीं था,
तो जब तक किसी चीज को अपराध घोषित ना किया जाए तो फिर क्या होगा, तब तक आप उसके लिए सजा नहीं दे सकते। आ गई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? पहला क्लॉज क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़िए उसको। किसी कानून को आपातकालीन अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित। तो याद रखना क्रिमिनल लॉ में है ये। किसमें है ये? क्रिमिनल। सिविल वाले मैटर में तो पीछे से चीजें लागू हो जाती हैं। कई बार तो आपकी सैलरी वैलरी वेतन भत्ता बढ़ता है, और वेतन भत्ता बढ़ता है आपने देखा, तो वेतन भत्ते में कई बार आता है, मान लीजिए आपका पे ग्रेड बढ़ा, सैलरी बढ़ी, तो खाता है ये पिछले 6 महीने से लागू होके आएगा। आती है ना, सैलरी बढ़ के आती है 3 महीने 6 महीने सरकार नोटिफाई करेगी जो भी, यस सर। वो वहां से जैसे लागू। सर जैसे केंद्र सरकार लागू करती कोई चीज, तो सर हाँ, वो गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट सर 6 महीने बाद लागू करती है, उसका एरियर बना के भुगतान किया जाता है। हाँ, तो पीछे से लागू होता है वो। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ये नहीं होगा कि उस दिन तुमने वो अपराध किया था, उस टाइम तो वो अपराध था ही नहीं भाई, उस समय तो वो अपराध था ही नहीं। तो जिस समय जो चीज अपराध नहीं है, तुम्हें बाद में कैसे पकड़ा जा सकता है उसके लिए? अगर वर्तमान कानून चल रहा है, उस कानून में प्रेजेंट टाइम में कोई एक्ट क्राइम डिक्लेयर हो रखा है, तो ही आपको उसके लिए पकड़ा जाए। समझ में आ गई बात? तो यहां पर यही है, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन ना किया। यानी कि जब उसने जो कार्य किया उस समय अगर उसने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया, उस टाइम वो विधि थी नहीं, तो उसके लिए उसको दोषी आप नहीं मानेंगे। आ गई सबको बात समझ में? मैंने हर तरीके से समझाने का इसको प्रयास किया है। तो इसे बोलते हैं बच्चों नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी पीछे से लागू होकर, क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, वो लागू नहीं। तो यहां पे ये शब्द भी लिख लेना, आपके लिए यहां पर लिखा है, ये लिख लीजिए, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे, रेट्रोस्पेक्ट करना कहीं नहीं होता, हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन करना, सोचना। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये 2 शब्द है ना, लिखो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भाई एक्स तो तुम समझते हो ना, एक्स तो सब जानते हैं, एक्स मतलब पुराना, पिछला, बीता हुआ। तो समझ में आया तुम्हें कि एक्स समझ में आया केवल? है क्यों खुश हो रहा है इतना? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हाँ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ स्लैश रेट्रोस्पेक्टिव। तो यहां पे लिख देंगे ना नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। आ गई प्रियंका जी बात समझ में? किरण जी आपको बात समझ में आ गई? राजस्थान वाली मैडम को बात समझ में आ गई? कुमाऊं वाले भाई को बात समझ में आ गई? आप कहां से हो? रुद्रप्रयाग वाले भाई को। और आप कहां से हो? टिहरी वाले भाई को। टिहरी वाला, रुद्रप्रयाग वाला, कुमाऊं वाला, राजस्थान वाला, उत्तर प्रदेश वाले, और मसूरी वाली मैडम, आप कहां से हो? मध्य प्रदेश हैं आप? मध्य प्रदेश से हो? मध्य प्रदेश वाली मैडम को भी बात समझ में आ गई। आप कहां से हो? आप पंजाब हैं? यहाँ सारी इंडिया बैठे हैं क्या? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब है। आप कहां से हो? हैं लक्सर, ठीक है। आप कहां से हो? आप टिहरी से, आप दोनों टिहरी से हो, ठीक है। ये राजस्थान से मैडम, ये मध्य प्रदेश वाली मैडम है, पंजाब वाली मैडम है। बेटा समझ में आया आपको? पंजाब वाली मैम, अभी तो आपका फर्स्ट डे है ना, धीरे धीरे आप समझेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे, इधर देखिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो, लिखा है ना यहाँ, क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अंडर दिस अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड। देखिए क्या लिखा है, अंडर दिस, इसके तहत, अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज कमिटेड एट अ टाइम व्हेन द एक्ट हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज लॉ बाय एज एन ऑफेंस। यानी आप उसको उस कानून के लिए, उस अपराध के लिए नहीं पकड़ सकते जिस अपराध को तब तक कानून ने अपराध घोषित नहीं किया। आ गई ना बात समझ में? जब तक लॉ ने उसे ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो जब कोई चीज अपराध घोषित ही नहीं थी और मैंने वो चीज कर दी, तुमने 10 साल बाद उसे अपराध घोषित कर दिया, अब तुम मुझे क्या पकड़ के ले जाओगे? 10 साल पहले तूने किया था। अरे भाई तब तो ये अपराध ही नहीं था, तब तो अपराध ही नहीं था, तो कैसे पकड़ लोगे तुम? पहली बात, दिस मीन्स दैट क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे आप ध्यान रखिए 1900, मैं इसको आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, वो एक्स वाला लड़का भी समझ जाएगा। आप देखो क्या है,
1955 में एक कानून आया। क्या कानून आया? हिंदुओं के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट आया। उस टाइम ये डिसाइड पहले पहले नहीं होता था, लोग क्या करते थे, एक शादी, दो शादी, तीन तीन शादियां। जब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, उसमें डिसाइड हो गया एक व्यक्ति की एक पत्नी, एक व्यक्ति की क्या, एक पत्नी। एक पत्नी मतलब एक पार्टनर होगा पत्नी के रूप में। या तो वो दूसरी शादी तब करेगा अगर उसके पति या पत्नी का निधन हो गया हो तो कर सकता है, या डाइवोर्स हो गया हो तो कर सकता है। अब मान लीजिए 1955 में सरकार ने, मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल, सरकार ने बोल दिया ये 1956 1 जनवरी से लागू होगा। ठीक। अब किसी ने की थी 1954 में शादी, तीन तीन, किसने की थी 1952 में, अब उसकी 3 बीवियां थी 1952 में। कानून कब बन रहा है? 1955 में। लागू कब हो रहा है? 56 में। तो क्या उसकी तीनों में से वो 2 बीवियां अवैध मानी जाएंगी? नहीं मानी जाएंगी। क्यों? बोलेगा अरे तुम मेरी बीवी को अवैध कैसे बोल रहे हो, तब तो ये कानून ही नहीं था, तब तो ये कानून ही नहीं था। तो उसकी तीनों की तीनों बीवियां क्या मानी जाएंगी? वैध। अपराध कब होगा? जिस दिन से उसको नोटिफाई कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? अब ये नहीं बोलेंगे जाओ 1947 से जिसकी शादियां थी ऐसी वो निरस्त, फिर तो हंगामा हो जाएगा देश में। तो कानून समझ में आ गई? अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसपे समझ ना आया हो। फिर आगे देखिए, दिस मीन्स दैट क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी गिवन अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उसे पीछे, द इम्यूनिटी कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इट आल्सो डज नॉट कवर द ट्रायल। अब ये इम्यूनिटी आपको कहां नहीं मिलेगी? प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब निरोधक कानून, उसको आप अनुच्छेद 22 में पढ़ेंगे। The law also provides that a person cannot be subject to a punishment greater than what is prescribed by law for the offense committed। अब इसमें एक बात और आती है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा कितनी मिलेगी? वो सजा उतनी ही होगी जितनी कि उस समय उस अपराध के लिए निर्धारित थी। बात समझिएगा क्या है? मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज चोरी, अभी लगातार जो टाइम चल रहा है, चोरी के लिए मैक्सिमम सजा 2 साल है, सपोज 2 साल का कारावास। अब संसद को लगता है चोरी वोरी जैसे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमें इसकी सजा कठोर करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल को तो बड़ा अच्छे मजे से काट के आ जा रहे हैं अपराधी। अब संसद ने सजा बढ़ा दी और आज 20 मई को संसद ने कानून पास किया, 21 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन किया और 23 तारीख से वो लागू हो गया। यानी 23 तारीख से सजा कितनी हो गई चोरी की? पहले थी 2 साल, अब हो गई 4 साल। ठीक। सजा हो गई कितनी अब? 4। यानी 23 तारीख से कोई आप अगर चोरी करेगा तो उसको अधिकतम सजा कितनी हो सकती है? 4 साल। अब प्रियंका जी, एक आदमी पकड़ा गया, और वो आदमी पकड़ा गया, उसने चोरी की थी 15 मई 2023 को। 15 मई 2023 को उसने चोरी की थी। अब उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर जो पूरा ट्रायल चलेगा, उसका केस चलेगा। अब उसको जब सजा होगी मैक्सिमम, तो उसको सजा कितनी होगी? क्या उसको सजा 2 साल होगी? क्या उसको सजा नए कानून के हिसाब से 4 साल होगी? बताओ प्रियंका, उसको अधिकतम सजा ही कितनी हो सकती है? 2 साल। 4 साल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए अधिकतम सजा ही कितनी थी? तो ये चलता है। अब ये नहीं कि कानून बदल गया और उसको आप कठोर सजा दे दो, नहीं। जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उस समय उस प्रवर्त विधि में क्या सजा थी वो उसको दी जाएगी। हाँ बच्चे, हाँ, डिसीजन आएगा। आपका बोलने का मतलब मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के बीच में कानून चेंज हो गया, तो भी उसको सजा वो मिलेगी जो उस टाइम उसने अपराध किया। अपराध के लिए सजा वो मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया, वो नहीं मिलेगी चाहे उसके बीच में, चाहे तुम उसे 10 साल पहले का पकड़ के ले आओ। कोई 10 साल पहले का मुकदमा आता है तो उस कानून खंगाला जाएगा, 10 साल पहले क्या था इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट। ये नहीं कि आज के हिसाब से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी सजा जो मिलेगी किस टाइम के हिसाब से मिलेगी? जिस टाइम अपराध हुआ उस समय उसके लिए क्या। तो इसमें दोनों बातें हो गई। जिस समय उसने वो काम किया, हो सकता है वो चीज अपराधी ना हो, तो फिर तो वो अपराधी नहीं है। जिस समय उसने वो काम, जो हमने पहला केस पढ़ा, और जिस समय उसने वो काम किया उस समय उसके लिए मैक्सिमम सजा 2 साल है। आज सजा 4 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, क्या फर्क पड़ता है?
जिस समय उसने अपराध किया उस समय सजा 2 साल है, तो उसे अधिकतम कितनी मिलेगी? 2 साल ही मिलेगी। आगे बात पढ़ो जरा वहां पे, दोहरे दंड से संरक्षण। अब देखिए लिखा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित और क्या नहीं किया जा सकता? अभियोजित। अब एक अपराध का मतलब क्या होता है? आपने एक बार चोरी करी, आपने 2 साल की सजा काट के आ गए, अब सजा बढ़ के हो गई 4 साल, फिर पकड़ ले पुलिस, अरे बेटे अब सजा 4 साल की हो गई, 2 साल और अंदर जाओ। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने 2 साल की सजा काट ली है, यानी जो मैंने अपराध किया मैंने उस अपराध की सजा काट ली, तो वो सजा क्या हो गई? उसकी पूरी हो गई। तो अब उसको आप उसे दोबारा पकड़ के नहीं, दोबारा तब पकड़ेंगे जब उसने दोबारा चोरी की हो, ठीक है ना? अगर वो दोबारा चोरी करेगा तो दोबारा, अब किस तारीख पे करता है, बाद में करेगा तो नए कानून के हिसाब से भी सजा हो सकती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा अपराध, अब कहां पे लागू नहीं हो गए, देखो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसने क्या किया? उसने किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी पे हमला किया, जिस हमले में उसको मारने का प्रयास था, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया, तो इस व्यक्ति पे मुकदमा तो चलेगा, केस चलेगा केस किस चीज का? अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि इसने क्या किया है? उसको मारने का प्रयास किया। इसी बीच वो व्यक्ति हॉस्पिटल में चौथे दिन मर गया। अब इसका मामला अटेम्प्ट टू मर्डर से ये सेक्शन चेंज होके 302, इस पे लग जाएगी मर्डर की धारा। अब क्या लग जाएगी? मर्डर की धारा। मामला चल रहा था, कई बार ऐसा, जैसे निर्भया मामला हुआ था, निर्भया में रेप, वेप, अटेम्प्ट टू मर्डर सब मामले लगे, लेकिन तब तक निर्भया मरी नहीं थी, कुछ दिनों बाद मरी। जैसे ही निर्भया मर गई तो और संगीन धाराओं में मुकदमा, तब फाइनल क्या हो गया? वो मर गई तो वो मर्डर का भी क्या लग गया? चार्ज लग गया, मर्डर की भी धारा। तो धाराएं लगती है, धारा पता है ना आपको, सेक्शन लगते हैं, इसके तहत किसी के घर में मारा, जैसे निर्भया वालों पे रेप की भी लगी, रेप की धारा भी लगेगी। गैंग रेप था वो, उसके ऊपर और सीवियस पनिशमेंट, उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी अलग धारा, महिला की अस्मिता को लोग लूटना, उसकी धारा, यानी 5 6 7। आपने देखा किसी मामले को पुलिस और खतरनाक बनाने के लिए कि इसको तो बिल्कुल छोड़ना, इससे छूटे ना ये, उसके ऊपर धारा पे धारा, और कई बार गलत धाराएं लगा दी जाती, तब कोर्ट में मामला पहुंचता है। तो कोर्ट देखती है, भाई तुमने ये धारा लगाई है, ये धारा लगाई है, ये धारा। कोई कोई जगह पुलिस को इतना ज्यादा कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, वो ज्यादा ही धारा लगा देती है, तब कोर्ट हटाती है, ये धारा नहीं मानी जाएगी, ये धारा नहीं, यही धारा चलेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये लगाना पुलिस का काम है, चार्जशीट बनती है, लेकिन उस धारा को कौन सी धारा वैलिड रहेगी, कौन सी नहीं, क्योंकि हर धारा के हिसाब से अलग 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 दंड होता है, तो फिर खतरनाक हो जाता है मामला। फिर तो कोई व्यक्ति गया, और हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सब क्या है? हमारी स्वतंत्रता को रोकने वाली चीज है ना, इसीलिए अधिकार दिया गया है, ताकि राज्य की शक्ति क्या रहे बच्चे? सीमित रहे। आ गई बात समझ? दूसरा यही हो गया, इट इंडिकेट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए अधिक से सजा नहीं दी, उसने एक अपराध किया, उसने सजा काट ली, फ्री, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीसरी बात, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर ये अधिकार हो तो भाई देखो, पुलिस तो क्या है, पुलिस तो ऐसा उल्टा टांगेगी। 3rd डिग्री टॉर्चर देखा है? 3rd डिग्री टॉर्चर, एक लाइट जल रही होगी, तुम्हें ऐसा उल्टा टांग देंगे, कपड़े उतारे जाएंगे, और कई जगह तो हमने देखा पिलर में बांध दिया जाएगा। कितना अमानवीय है, कपड़े उतारे, पिलर में बांधा हुआ है रस्सी से, और लट पे लट बज रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है इंसान। तो ये तो बहुत अमानवीय है। लोकतांत्रिक देश में हम लोग हैं, हम कहाँ हैं? लोकतांत्रिक देश में। और झूठे भी कई बार मामले होते हैं, कई बार, अब हमें पता है हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है, कई बार झूठे भी मामले होते हैं, पुलिस प्रताड़ित भी करती है। कई बार तो ऐसा आया है कि झूठे एनकाउंटर होते हैं, झूठे कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती है प्रमोशन लेने के लिए, या ये दिखाने के लिए। ऐसे भी तो मामले आते हैं हमारे सामने, हम अनभिज्ञ तो नहीं है। तो न्यायालय ये चाहता है कि किसी व्यक्ति, ये अधिकार क्यों दिया है? क्योंकि किसी व्यक्ति का सपना, सबका अपना क्या है? अधिकार है। उसको बाध्य नहीं कर सकते आप कि वो खुद के खिलाफ क्या करे? गवाही दे।
खुद के खिलाफ क्या करे, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते, हाँ हाँ बता बता तूने ये मर्डर किया, कहाँ बता, कहाँ रखा छुरा, कहाँ रखा। अब वो अपनी इच्छा से बता रहा है, दैट इज वन थिंग। आप उसे जबरदस्ती वो कर रहे हैं। कई बार तो आपने देखा होगा, बॉलीवुड की मूवीज में ज्यादा देखा होगा, या टीवी सीरियल्स में, पुलिस जबरदस्ती, इसको मान लो, इस गुनाह को मान लो। भाई आपको पता है पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया हुआ वो अदालत में मान्य नहीं है, वहां पे बोल दे वो कि इन्होंने तो हमें बोला मारे पीटे तेरी हड्डी तोड़ देंगे अगर तू हार नहीं बोलता, अदालत में मुकर जाए तो पुलिस फंस जाएगी उल्टा। तो फिर अदालत वही मानती है जो अदालत के सामने गवाह अपना बयान रखे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते किस चीज के लिए, खुद के खिलाफ। ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस काहे के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस देखे कि फलाना जगह पे छुरा पकड़ा गया है, उसके फिंगरप्रिंट, ठीक है ना, उसके खून के धब्बों के दाग, कोई भी ऐसा अपराध हुआ है तो वो पुलिस का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे, सबूत इकट्ठे करे, फॉरेंसिक टीम में भेजे, उसमें वो फॉरेंसिक जांच होती है, जांच से माध्यम से पता। अब इसमें एक ये है, कुछ मामलों में हम ये वाले अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कुछ मामलों में कोर्ट ने कहा, जैसे मान लीजिए कहीं फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ गई, बाल की आवश्यकता पड़ गई, डीएनए सैंपलिंग होती है ना, नाखून की आवश्यकता पड़ गई। अब वहां नहीं बोलेंगे कि हम नहीं दे रहे बाल, हम अपना ब्लड सैंपल नहीं दे रहे हैं, हम अपना डीएनए सैंपल नहीं दे रहे हैं, यानी कि नाखून, रेप के केसेस में सेमेन तक को जांच में लिया जा सकता है, वीर्य तक को जांच में मंगाया जा सकता है पुष्टि करने के लिए ना। वहां ये नहीं, ना 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 ना, अनुच्छेद 20 से हमें अधिकार है, सर ने हमें पढ़ाया था, लेकिन हम अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं देंगे, वहां नहीं चले गए। तो न्यायालय ने स्पष्ट कर रखा है किन किन मामलों में। अब कुछ मामलों में क्या है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, कोई केमिकल आपके अंदर इंजेक्ट किया है, आपको इंजेक्शन लगाया, आपको एक दूसरे परलोक में ले गए, हाँ बोलो तुमने अपराध, जैसे कसाब का नहीं होता लाई डिटेक्टर, हालांकि उसको कोर्ट उस तरह से नहीं लेती, लेकिन अगर हम कहीं झूठ बोल रहे हैं, कोई चीज बोल रहे हैं, तो देखना झूठ बोलते हुए इंसान की उसकी पुतलियां कितनी आंखों की तेज घूम रही हैं। कुछ कुछ मामलों में इतने सातिर अपराधी होते हैं, उनका मनोबल इतना तगड़ा होता है, वो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कबूलते ही नहीं, पुलिस के लिए सिरदर्द हो जाता है। और मान लो सबूत भी नहीं मिल रहे हैं, कैसे करे, क्या करे, प्रॉपर सजा उसको उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि अदालत तो हमारी आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, लाओ सबूत, लाओ गवाह, बिना सबूत गवाह के अदालत चलेगी नहीं, सबूत मिल नहीं रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, और है बड़ा बड़ा वो। अब कैसे पता, तो कई जगह नार्को टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टेड टेस्ट होता है, कुछ कुछ जगहों में उनको, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, बहुत प्रोटोकॉल है उसके लिए, बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल। इसलिए बेटे कोई ऐसा काम ही ना करो जीवन में, ठीक है ना। तो यह अनुच्छेद हमें इन संदर्भ में बहुत तगड़ी जानकारी देता है। चलिए अब आइए अनुच्छेद 22 में फटाफट से, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझते हैं अनुच्छेद 22 ये है, ठीक। इसकी हिंदी भाषा देख लीजिए आप, 22, 21 पढ़ लिया ना हमने, अब हम 22 में आएंगे। 19 और 21 तो हमने पहले पढ़ा, ये हेडिंग डालिए इसकी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, इसमें दवाई लगाओ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, गोली का तेल भी लगाओ उसमें, और निरोध से संरक्षण। आ रही बात समझ में? यानी कि पीछे आप देख रहे थे कि कानून किसको पकड़ेगा किसको नहीं पकड़ेगा, कौन सी विधि लागू होगी कब नहीं होगी। अब ये जिसको पकड़ लिया है भाई, उसके भी तो अधिकार है कुछ, पकड़ लिया, पकड़ना ही थोड़ा होता है कि पकड़ लिया और दोषी, एक होता है आपने उस पर आरोप लगाए हैं,
हम सीधा क्या करते हैं, आजकल तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, किसी विषय को लेकर इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, बस पुलिस ने से पकड़ लिया, हाँ ये होगा ही अपराधी। आपको पता है किसी को झूठा भी फंसाया जाता है कई मामलों में, कितने ही मामलों में हम देखते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो अदालतें भरी पड़ी हैं, मुकदमे कईयों की उम्र ही निकल गई, उन पे प्रूफ ही नहीं हुआ। झूठे झूठे मुकदमे भी होते हैं, झूठे झूठे तरीके से भी फंसाया जा सकता है। अब जिस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है तो उसको क्या अधिकार है, संविधान उसको क्या अधिकार देता है, इस बारे में बात करता है। ये बोलता है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना, यानी कि आपने जिसको गिरफ्तार कर लिया है उसको कारण बताइए आप कि भाई आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। अब वैसे तो आप बहुत डिटेल में जाएं तो अपराध भी दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेलेबल होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। बॉलीवुड की मूवी में तो हमने देखा है, पुलिस वाले सर उन्हें बुलाते हैं, वो पहले अपनी बेल की, हाँ भाई वकील साहब अग्रिम जमानत तैयार रखिएगा। अभी तो पुलिस भी बड़ी तेज है, तो पुलिस सैटरडे संडे में पकड़ती है, सैटरडे में, और उस टाइम अदालत तो खुली नहीं होती। अब केजरीवाल साहब को तो पकड़ लिया गया है ना, और अभी केजरीवाल साहब कोर्ट के माध्यम से बाहर आ रखे हैं, पता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अधिकार हमारे पास हैं, ताकि अब व्यक्तियों को अधिकार ही नहीं पता लोगों को अपने, तो पुलिस भी ज्यादा ही जुल्म ढाती है। हिंदुस्तान में पुलिस मित्र पुलिस थोड़ा है वो, पुलिस देख के तो आधे लोग भाग जाते हैं, और आधे लोग पुलिस को समझते हैं तो शत्रु है, क्योंकि पुलिस की छवि ऐसी बन गई है हमारे देश में। कई लोग तो मैंने ऐसे देखा पुलिस की खाकी वर्दी देख के डरते हैं, है ना कोई इतना डरता है पुलिस से, बात भी नहीं कर पाते, ऐसे है तो वो भी इंसान ही, पर डरते क्यों है, क्योंकि पुलिस की छवि हमारे यहाँ मित्र पुलिस नहीं है। वो मित्र पुलिस होनी चाहिए, मित्र पुलिस नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे भी हैं, आजकल तो यूट्यूब में इतने वीडियोस आ रहे हैं, वो अपनी इमेज भी वो कर रहे हैं। हाँ तो वो अपनी अपनी तो इमेज, उनको छोड़ो, आईएएस बनाते हैं, कमिश्नर बनाते हैं, वो दीपक रावत साहब, दीपक रावत साहब को जानते हैं, वो अपनी खुद की। और ये भी क्या आजकल तो पता नहीं क्या, एक पेपर वेपर निकालने के बाद अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहे कोई, आईएएस आईपीएस क्या निकाल दिया बस, 30 मार्क है ना सर आज। रोड शो होता है सर, रोड शो होता है, माला पहन लिया, गाड़ी खड़े हो गए। और हमारा सोशल मीडिया से भी हम लोगों ने भी ज्यादा, हम ही लोगों ने सबको सर चढ़ा रखा है, खुद कुछ वो है नहीं, जनता ही बेवकूफ है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता ही बेवकूफ है। हमारे हिंदुस्तान में ना लोगों को अधिकार पता, ना कुछ पता, और एक अंधभक्ति चलती है। अजीब अजीब से जो नाच गाने वाले हैं उनको तो वो प्रमोशन मिलता है, अच्छे जो चैनल हैं अच्छे वो है, उनको कुछ वो नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि लोग ही देखना ही ऐसा जैसा जो समाज चाहता है। बीच में इतना हंगामा हो गया, वो पिक्चर कौन सी आई थी अभी बीच में, बॉबी देओल की और उसकी एनिमल, एनिमल के ऊपर इतना बवाल हुआ, सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दी, सेंसर बोर्ड, और वो हिट हो गई, और वो सुपर डुपर, और लोगों को पसंद ही लोग हिंसात्मक ही होते जा रहे हैं। समाज में देखिए कितना सिरदर्द हो गया। अब आप वो आईसीएमआर आजकल रोज रिपोर्ट, मैं रोज डर रहा हूँ, रोज कह रहा है खाने में हर खाने में तो कैंसर हो रहा है, हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। हमारे एमडीएच के मसाले, और एक और वो कौन से थे, एवरेस्ट के मसाले, सिंगापुर ने बोला तुम्हारे मसालों में तो भाई गड़बड़ है, और हमारे हिंदुस्तान की एजेंसियों का, उन्होंने बोला तब ये जांच कर रहे हैं। मतलब हम कुछ भी, हम हमारी जिंदगी कुछ नहीं है, मतलब हमें कुछ भी खिला दो, मिलावटी कुछ भी, मतलब अब यूरोप वाले हमारे आम लेकिन सर थे, लेकिन सर यूरोप, मैगी के बारे में भी आया था, मैगी बहुत नष्ट की गई थी, बाद में वही मैगी सही हो गई। आपको नहीं लगता कि शायद कमीशन न देते हो या सही, इसीलिए से उनको गड़बड़ बदनाम तो किया है, जाता हो। गड़बड़ तो है। और ये अभी बाबा रामदेव के ऊपर जांच हो रही है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट, और सर बाबा रामदेव तो अधिकतर प्रोडक्ट बेकार है, सब बकवास है, पता नहीं कहाँ से। बहुत सारी कंपनियों के, एचयूएल कंपनी जो है, अब यहाँ पे तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मानहानि का मुकदमा भी हो जाता है, बट ये तो वैसी क्लास है, मतलब बंद। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, हाँ हाँ तो ये तो अपने उसमें है, पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको लेकर हमें, हम पढ़ते रही ना उसके पीछे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, प्लास्टिक के उसमें खाना, प्लास्टिक के उसमें खाना, तो कैंसर इतना ही तो लोगों को हो रहा है, इतना हिंदुस्तान में क्या कारण हो रहा है इसका। और सिगरेट विगरेट तो तब भी नहीं लोग, लड़के तब भी सिगरेट उसमें ऐसे फेफड़े सड़े हुए दिखा दिए, तब भी लोग ले रहे हैं उसको, उसके ऊपर भी एक आदेश आया था, फिर भी लोग पीते हैं, भगवान जाने। हाँ सिगरेट विगरेट,
उसमें सरकार का ही है गाइडलाइन वो। हाँ, तो तब भी जिसको पीना है वो पी रहे, उन्हें क्या ही मतलब। इस हिंदुस्तान का कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें लगता है वैसे 140 करोड़ लोग हैं, कुछ एक इधर उधर हो भी रहे हैं तो क्या है। चलिए कोई बात नहीं, पर अपने आप सजग होना होता है, जमाना खराब आ गया है। चलिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण। अब देखिए जरा, देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना, यानी आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ योर अरेस्ट। बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यानी आप उसे कस्टडी में तब तक नहीं रखेंगे, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी, यानी कि उसको अपने पसंद के विधिक सलाहकार, जिसे हम बोलते हैं वकील, आप उसे बिना बताए गिरफ्तार और उसको उसके वकील से संपर्क, ताकि वो अपने आगे बेल वेल के लिए अप्लाई करेगा, विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो आप उसको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, यह अधिकार है पहला। दूसरा अधिकार, दूसरा यह है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, जिसको भी आपने पकड़ा है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, यानी उसे कस्टडी में लिया है, अभिरक्षा मतलब कस्टडी में लिया है, गिरफ्तारी के स्थान से, जहां से आपने उसे पकड़ा है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, यानी निकटतम जो मजिस्ट्रेट है, यानी कि आपकी नियरेस्ट कोर्ट जो है, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, यानी कि आपका जो यात्रा में समय लग रहा है, एक्सेप्ट उसको 24 घंटे के भीतर भीतर, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट समक्ष पेश किया जाएगा। यानी आपको कहां पेश करना है उसको, 24 घंटे के अंदर अंदर। भाई तीन बातें हैं, जिसको पकड़ रहे हैं उसको उसकी पकड़ने, गिरफ्तारी का कारण बताना है। दूसरा, जिसको पकड़ रहे हैं आप उसको उसके मनपसंद मतलब वकील, सलाहकार, विधिक सलाहकार से परामर्श करने का अधिकार देंगे। तीसरा, जिसको पकड़ रहे हैं तो यात्रा गमन का समय हटाकर 24 घंटे के भीतर भीतर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि मजिस्ट्रेट से आगे परमिशन ली जाएगी। कि अब पुलिस तो बोलेगी कि हमें नहीं कस्टडी चाहिए, हमें पुलिस कस्टडी चाहिए। अदालत देखेगी क्या तथ्य है, किस आधार पर पकड़ा जा रहा है, किस आधार पर नहीं पकड़ा जा रहा है। ऑफेंस पे भी डिपेंड करता है कैसा ऑफेंस है, मतलब कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और फिर उसके ऊपर पूरा डिसाइड करके फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ इनको पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड मांगती है ना कि हमें सर 1 हफ्ते की रिमांड दीजिए, हमें 10 दिन की रिमांड दीजिए, तो फिर न्यायालय आपने देखा होगा वो 6 दिन की रिमांड, 7 दिन की रिमांड, रिमांड मतलब उस रिमांड में इंटेरोगेशन करेगी पुलिस, पूछताछ करेगी। तो पुलिस रिमांड मांगेगी, अदालत पर डिपेंड है, वो पुलिस रिमांड पे भेजे, अगर उसे लगता है ये तो कुछ बकवास बोगस आधार पर पकड़ा है, वहीं छोड़ने का आदेश दे सकती है। दूसरी बात, अगर उसे लगता है कि हाँ मामला सीरियस है, पुलिस का इंटेरोगेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है, उसे पुलिस रिमांड में भेज सकती है। पर अदालत पे डिपेंड करेगा, पुलिस बोल रही है 7 दिन की रिमांड दो, अदालत 3 ही दिन की दे, 4 ही दिन की दे, जज के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात, पुलिस के आधार पर अगर वो व्यक्ति बोला मुझे खतरा है, ये है, फिर आगे चल के आप देखते हो स्टार्टिंग में तो पुलिस रिमांड होती है, जब मामले का आगे न्यायालय पैटर्न पे जाता है तो वहां भेजा जाता है उसको, कहा जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में। यानी एक होता है सेल में भेजना, सेल मतलब पुलिस कस्टडी में, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, दोनों अलग होती है, जो जेल में भेजा जाता है। हम लोग तो जेल और सेल को भी एक समझते हैं, जेल अलग होती है, जो जेल के अंदर रहते हैं वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं होते, जो भी जेल में रहते हैं शुद्ध वाला जेल, वो सब न्यायालय के अंडर है, कोर्ट के अंडर है। और पुलिस के अंडर ये जो थाने चौकी में नहीं होते सेल छोटे छोटे, वो होते, वो अलग होता है, वो अलग होता है। उस वाले मामलों में जज के अंडर में है, वो जज ने भेजा हुआ है। तो कईयों में डर होता है कि पुलिस पीटे विटे या से मारेगी या कुछ कर सकती है, तो उन्हें कहां भेजा जाता है, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक अभिरक्षा में। और एक होती है पुलिस कस्टडी। तो आपने कई बार सुना होगा पुलिस ने रिमांड मांगी, पुलिस ने रिमांड मांगी मतलब पुलिस ने अपने अब कई बार अदालत को लगता है ना ना पुलिस तो इसके ऊपर कहीं पता पीटा पाटे इसे, अदालत भेज देती है न्यायिक अभिरक्षा में। अब न्यायिक अभिरक्षा में जब पुलिस जाएगी ना इंटेरोगेशन करने, अपने सेल में तो वहीं बैठी हुई हो तो कभी भी पूछेगी, वहां जाएगी तो पहले रिकॉर्ड होगा ना, उससे मिलने जा रही है, सब कुछ निगरानी में है, जा रही है, इतने घंटे ही पूछताछ कर सकती है। तो जेल में अलग स्थिति, क्योंकि जेल में आप किसके अंडर में है, जुडिशरी, न्यायिक अभिरक्षा में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के मेरे विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी न्यायालय बताएगी, जज साहब बताएंगे
कितना रखना है, कब तक के लिए इसको आप रिमांड में रख सकते हैं, फिर आगे क्या स्थिति है, स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर आगे डिसाइड किया जाता है। तो जरा लिखे फटाफट से क्या लिखना है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, लिख दिया इतना। अब लिखिए अनुच्छेद 22(1) और 22(2), अनुच्छेद 22(1) और 22(2), ये देखो ना 22(1) और 22(2) इसमें 22(3) में क्या है, 22(3) में अपवाद आगे किसके लिए लागू नहीं होगा, फिर 22(4), 5, 6, 7 वो है निवारक निरोध के। तो ये पूरा 7 खंडों में बटा हुआ है, ये अनुच्छेद पूरा कितने खंडों में है, 7 खंडों में ये जा रहा है, 5, 6, 7 आ गया। अब यहां पर हम 1 और 2 पढ़ रहे हैं अभी, इसको आपको लिखना है। देखिए अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में लिख दिया, 22(1) और 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि, किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको ये अधिकार मिलेंगे। पहला 1, 2, 3 करके लिखना। पहला क्या अधिकार है, अपनी गिरफ्तारी ये अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आ गया प्रियंका जी समझ में, पहला अधिकार क्या है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के वकील यानी अपनी पसंद के वकील, ये अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने एवं मामला न्यायालय में प्रस्तुत करवाने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। पूर्ण विराम, इन 24 घंटों में अवकाश कॉमा यात्रा में लगा समय, इन 24 घंटों में अवकाश कॉमा यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होता है। तो 3 बातें याद रह जाएंगी, लेकिन अब बात है इसकी अपवाद। तो लिखिए अनुच्छेद 22(3) में, अनुच्छेद 22(3) में इसका अपवाद वर्णित है। अनुच्छेद 22(3) में इसका अपवाद वर्णित है।
अपवाद, अपवाद बढ़ने थे, यानी कब ये बात मान्य नहीं होगी। पहली बात याद रखना है, अपवाद में दो चीजें। पहला, अगर वो एनिमी एलियन है तो लिखिए, लिखिए तत्समय शत्रु अंतर्देशीय है, एनिमी एलियन। हाँ, पहला लिखना है ना, अपवाद में पहला लिखिए एनिमी एलियन, शत्रु देश का नागरिक। दूसरा, निवारक निरोध में, दूसरा अपवाद है निवारक निरोध में शत्रु देश का नागरिक, एनिमी एलियन, उनको नहीं मिलता यह अधिकार। दूसरा, निवारक निरोध में, निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं। निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं। तो देखो, यह अधिकार अनुच्छेद 22 हमारे लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है, लेकिन शत्रु देश का नागरिक है तो उसके लिए नहीं है, और जिसको निवारक निरोध में गिरफ्तार किया गया है उसके लिए भी नहीं है। अब ये निवारक निरोध क्या होता है, इसको पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। साथ ही साथ कल अनुच्छेद 23 और 24 का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो ये सारे अनुच्छेद जितने पढ़ा दिए हैं वो पढ़ के ना आए, सब रिवाइज करके आना है आपको 12 से लेके 35 तक। तो अनुच्छेद 22 के खंड 1, 2, 3 को हमने पढ़ लिया है, 4, 5, 6, 7 को कल पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23, 24 भी कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।